मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम हिंदी लिटरेचर में सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5 की अभ्यास माला या बोल सकते हैं एक्सरसाइज। चैप्टर 5 जिसका नाम था बालक चंद्रगुप्त, आप लोगों ने पढ़ लिया है। और जब मैंने इसको लास्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने इसके शब्दार्थ भी लर्न कर लिए हैं और हमने इसकी वर्तनी बोध वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे की एक्सरसाइज। ओके, so pay your attention and have fun. Okay? चलिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है मौखिक। तो मौखिक प्रश्न में क्या है, श्रुति लेख आपको लिखना है। श्रुति लेख का मतलब सुनकर लिखना है। तो ये जो शब्द हैं ये मैं आपको बोलूंगी, बट वीडियो के एंड में बोलूंगी, उनको आपको इमला के रूप में सुनकर लिखना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इन सारे शब्दों को एक बार सुनाती हूँ, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं आपको डिक्टेट करूंगी। ठीक है, देखो पहला शब्द क्या है, अनिष्ट। अनिष्ट, अनिष्ट मतलब बुरा। ठीक है। दूसरा है निष्ठुर। राजा जो थे वो निष्ठुर थे, कठोर हृदय वाले थे। त्रासजनक। त्रासजनक का मतलब राजा बहुत डरावने थे, कष्टदायक थे, मतलब भयंकर थे, अच्छे नहीं थे। ढिठाई, इसको ध्यान से देखना, पहला वाला बना है ढ और दूसरा वाला बना है ठ। ढिठाई मतलब ढीठपन, जिद्दीपन। विपत्ति, आफत या मुसीबत। निर्भीकता मतलब निडरता। कुतूहल, कुतूहल का मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा। शलाकाओं, शलाकाएं मतलब लोहे की छड़ें या टुकड़े। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कौन थे, चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त थे। ठीक। और साम्राज्य। ठीक है, तो ये जो है ये 10 शब्द हैं, आप इन्हें देख लीजिए, आपको कैसे लिखना है, मात्राएं पहचान लीजिए और इनकी साउंड भी अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको डिक्टेशन बोलूंगी इन्हीं शब्दों की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। मौखिक उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न हैं, चारों के मौखिक उत्तर देने हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि इनके मौखिक उत्तर क्या होंगे, बट आप जब अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो इसको भी आप रिटन में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, बालक किसका अभिनय कर रहा था। बालक किसका अभिनय कर रहा था। अभिनय का मतलब आप जानते हो नाटक होता है, तो बालक किसका नाटक कर रहा था, आप बताओ, आपको याद है बालक किसका नाटक कर रहा था। बिल्कुल, बालक जो है वो राज क्रीड़ा कर रहा था। राज क्रीड़ा का मतलब राजा का अभिनय कर रहा था। जो बालक था चंद्रगुप्त, वो राजा का अभिनय कर रहा था। याद रहेगा ना। लवली। ब्राह्मण ने बालक से गाय क्यों मांगी। ब्राह्मण ने बालक से गाय क्यों मांगी। तो वैसे तो ब्राह्मण ने बालक से ये बोला था कि मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए, है ना, दूध पीना था उनको, इसलिए उनको गाय चाहिए थी। तो ब्राह्मण ने दूध पीने के लिए बालक से गाय मांगी। लेकिन ये तो उनका बालक के सामने रखने का तरीका था, बट अंदर से क्या था, चूंकि बालक राजा की एक्टिंग कर रहा था और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था, तो ब्राह्मण को भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आया कि लाओ मैं भी इसकी नाटक में शामिल हो जाऊं, तो इसलिए ब्राह्मण ने उनसे गाय मांग ली। वैसे अगर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो दूध पीने के लिए मांगी थी। ठीक है। बालक के पिता कौन थे और वे कहाँ थे। तो बालक के पिता कौन थे, पिप्पली कानन के मौर्य सेनापति थे। बालक के पिता पिप्पली कानन के मौर्य सेनापति थे और वे उस समय कहाँ थे, वे बंदी गृह में थे। महाराजा पद्मनंद जो थे पाटलिपुत्र के राजा, उन्होंने उनको बंदी बना लिया था, तो वे बंदी घर में या बंदी गृह में थे। इतना आपको लिखना है। बालक की माँ ने ब्राह्मण के सामने हाथ क्यों जोड़े। बालक की माँ ने जब देखा कि जो उनका बालक है वो बड़ा नटखट है, शैतान है, और वो तो ब्राह्मण के सामने राजा की एक्टिंग कर रहा है, तो माँ को लगा कि ब्राह्मण जो है वो उनके बेटे से नाराज हो जाएंगे। और आप जानते ही हो कि अगर ब्राह्मण किसी से नाराज हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और वो उसको श्राप भी दे देते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण के सामने उनकी माँ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। क्यों, क्योंकि माँ को लगा कि ब्राह्मण जो है वो शायद बालक का नाटक देखकर या बालक की शैतानी देखकर बालक से नाराज हो जाएं। ठीक।
तो कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जो एक टीचर ने बता दिया हम वही आंसर लिखेंगे, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस आंसर लिखते समय भाषा जो है वो ठीक तरह से होनी चाहिए। उसमें जो व्याकरण हमने सीखा है, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सेंटेंस को कैसे पूरा करके लिखते हैं, बस उस चीज का ध्यान आपको रखना होता है। बाकी स्टोरी आपने पढ़ी हुई है, आप स्वयं समझदार हो, आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हो, बस भाषा और वर्तनी ये दोनों ठीक होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। जो अगली एक्सरसाइज है वो टिक मार्क वाली एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल है। तो देखें इसमें क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो विकल्प मैंने आपको बताया था, ये जो ऑप्शन होते हैं इन्हें विकल्प कहते हैं। तो जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। देखो, मौर्य सेनापति का घर था। मौर्य सेनापति का घर कहाँ था? तक्षशिला में? नहीं। पाटलिपुत्र में या राजसभा में? राजसभा में किसी का घर कैसे हो सकता है? और तक्षशिला में तो चंद्रगुप्त को पढ़ने के लिए भेजा था। तो सही आंसर क्या है? पाटलिपुत्र में। मौर्य सेनापति का घर कहाँ था? राजधानी में, पाटलिपुत्र में। अगला है ख, राजा का पूरा नाम क्या था? राजा का पूरा नाम क्या था? नंद? नहीं। महापदम? नहीं। महापदम नंद। और महापदम नंद को हम शॉर्ट में क्या बोलते थे? नंद। तो उनका पूरा नाम क्या था? महापदम नंद। ठीक है। पिंजरे में रखा शेर कैसा था? मोम का था, मिट्टी का था या कागज का था? तो इसका सही आंसर क्या है? मोम का था। इतना तो पता ही है आपको। बालक का क्या नाम था? चाणक्य, ये तो ब्राह्मण का नाम था। चंद्रगुप्त, ये हो सकता है बालक का नाम। और महापदम नंद, ये तो राजा का नाम था। तो बालक का क्या नाम था? चंद्रगुप्त। तो चारों के आंसर क्या हैं? मौर्य सेनापति का घर पाटलिपुत्र में था, राजा का पूरा नाम महापदम नंद था, पिंजरे में रखा शेर मोम से बना था या मोम का था, और बालक का नाम चंद्रगुप्त था। तो ये टिक मार्क वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, सारी एक्सरसाइज मैं समझा रही हूँ और सारी एक्सरसाइजेस को आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। 4 शब्द दिए गए हैं और 4 सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपके 4 ब्लैंक हैं। तो बहुत ही इजी है, ब्लैंक आपको भरने हैं। सेंटेंस पढ़कर जो भी सूट करे, जो भी फिट बैठ जाए। तो देखो, ब्लैंक के अत्याचार से मगध कांप रहा था। अगर हमें किसी से डर लगता है तो हम ऐसे ऐसे करके शिवर करते हैं, कांपते हैं ना। तो मगध जो था वहां पर कौन सा राजा शासन करता था? इसमें से क्या लगता है आपको, क्या आएगा? डिठाई, महापदम नंद, आदेश या पाटलिपुत्र? तो राजा का नाम ना तो डिठाई होता है, ना आदेश होता है, ना पाटलिपुत्र होता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? महापदम नंद। ठीक है, मैं लिख देती हूँ महापदम नंद। तो मैं इसको तोड़कर लिख देती हूँ ऐसे। ठीक, ऐसे बनाना मुझे पसंद नहीं है। तो महापदम नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। किसका साहस है? किसने कहा था? बालक ने, जब वो राजा की एक्टिंग कर रहा था। क्या कहा था? किसका साहस है जो मेरे किसको ना माने? आदेश को ना माने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? आदेश। किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? तो राजा तो अंदर अहंकार राजा के होता ही है। राजा को तो लगता ही है कि मैं जो आदेश दूंगा उसको सभी मानेंगे। बालक की ब्लैंक भी कम नहीं थी। क्या कम नहीं थी? डिठाई या पाटलिपुत्र? तो क्या आएगा, क्या लगता है? ढीठाई। बालक भी कम ढीठ नहीं था, बहुत ज्यादा ढीठ था, बहुत ज्यादा जिद्दी था। चंद्रगुप्त मौर्य ईसा से, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 321 साल पहले मगध में ब्लैंक के राज सिंहासन पर बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ईसा मसीह के जन्म से 321 साल पहले मगध में कौन से शहर के राज सिंहासन पर बैठा? पाटलिपुत्र के। मैंने आपको बताया था मगध तो उनके साम्राज्य का नाम था और पाटलिपुत्र क्या थी? उनकी राजधानी थी। तो राजधानी क्यों बनाई जाती है? राजधानी बनाई जाती है जिससे कि राजा और राजा से संबंधित जो भी लोग हैं और जो राजा के काम हैं वो सब राजधानी से ही होते हैं। जैसे अभी भारत की राजधानी दिल्ली है ना, तो जो हमारी सरकारें हैं, उनके जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? वो सब दिल्ली में ही तो रहते हैं। और सारे काम, सारे ऑफिस कहाँ हैं? सारे काम कहाँ से होते हैं? सब दिल्ली से होते हैं। राजधानी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब
तो हमारा अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो हमने पहले पढ़े थे ना वो मौखिक थे, अब ये लिखित हैं, लेकिन आपको चारों आठों जो हैं वो लिखने में ही करने हैं, लिखित ही करने हैं। ठीक है, ये थोड़े बड़े हैं, उनके आंसर छोटे थे। पहला है, ब्राह्मण ने बालक को राजकुल भेजने का आग्रह क्यों किया। आग्रह करने का मतलब थोड़ा सा निवेदन करना, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना, जिद करना थोड़ा सा, है ना। तो जब बालक को राजा की एक्टिंग करते हुए ब्राह्मण ने देखा और फिर ब्राह्मण की उनकी माँ से मुलाकात हुई, तो उन्होंने आग्रह क्यों किया कि इस बालक को राजकुल भेज दो। बताओ क्यों किया मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे तो नहीं पूछना चाहिए, अपने आप ही आंसर देने की कोशिश किया करो। नहीं आ रहा है, चलो मैं बता देती हूँ कि ब्राह्मण ने बालक को राजकुल भेजने का आग्रह इसलिए किया क्योंकि ब्राह्मण को लगता था कि जो बालक है वो बड़ा होनहार बालक है, और अगर वो राजकुल जाएगा और राजा उस बालक से प्रसन्न हो जाएंगे तो राजा उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो आगे जाकर बालक अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है, तो उसकी मानसिक तरक्की भी हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने उसकी माँ से आग्रह किया कि वो उसे राजकुल भेज दें। अब आपको लग रहा होगा इसका आंसर तो बहुत बड़ा है, हम कैसे लिखेंगे। तो परेशान मत होइए, डोंट बॉदर। मैं एक बार आपको पढ़ा देती हूँ इन सभी के आंसर, फिर मैं आपको लिखने कैसे हैं ये भी समझा दूंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजसभा में मोम का शेर या सिंह क्यों भेजा गया था। राजसभा राजा की थी और वहां पर किसी और राजा ने एक पिंजरे में मोम का शेर रखकर भेज दिया था। क्यों भेज दिया था, इसका कारण क्या है। पहले के जो राजा होते थे वो दूसरे राजाओं की बुद्धि का, उनके शिक्षा का, उनके वैभव का, है ना, उनके शौर्य का, ताकत का परीक्षण लेने की कोशिश करते थे, या इस तरीके का वहां पर रिवाज होता था, परंपरा होती थी कि एक राजा दूसरे राजा के बुद्धि, विवेक और कौशल का परीक्षण लिया करता था कोई भी कार्य करके। तो एक दिन एक राजा ने ये देखा कि चलो देखते हैं कि महाराजा जो नंद थे उनकी राजसभा कैसी है, उनकी राजसभा में कितने विद्वान लोग हैं। तो उन्होंने यही किया, उनकी विद्वता का जांच करने के लिए या उनकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए उन्होंने पिंजरे में मोम का शेर रखकर भेज दिया, और शर्त ये रख दी कि आपकी राजसभा में से किसी भी व्यक्ति को इस मोम के शेर को पिंजरे को खोले बिना निकालना है। तो देखें कौन कैसे निकाल सकता है, अपनी अपनी बुद्धि चलाओ। तो राजसभा में तो किसी ने बुद्धि चला नहीं पाई थी, किसने चला पाई थी, उस समय बालक चंद्रगुप्त भी वहीं था, तो उसने चला दी थी और बाहर निकाल दिया था। बालक ने, अगला प्रश्न है, बालक ने सिंह को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला। अब बालक ने सिंह को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला, बालक ने बुद्धि चलाई, बालक ने सोचा शेर असली का तो है नहीं, शेर तो मोम का है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, जो लोहे की शलाकाएं हैं उनको गर्म कर दूं। तो लोहे की शलाकाओं की गर्मी जो है वो शेर तक पहुंचेगी, तो शेर गर्म होकर पिघल जाएगा और मोम पिघलकर सारा बाहर आ जाएगा। तो आ जाएगा इस तरह से शेर बाहर, हो गया पिंजरा खाली, और उसके लिए पिंजरे को खोलना भी नहीं पड़ा। तो इस तरह से उसने बाहर निकाल लिया और सब लोग प्रसन्न हो गए। चौथा क्वेश्चन में ये है कि राजा ने प्रसन्न होकर फिर क्या किया। तो राजा बालक चंद्रगुप्त से बड़ा प्रसन्न हो गया और खुश होकर उसने क्या किया, बालक को पढ़ने के लिए तक्षशिला, जो बहुत दूर था उस समय, पाटलिपुत्र से बहुत दूर था तक्षशिला, वहां पर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया कि जाओ तुम वहां पढ़ो और वहां सीखो। ठीक है, तो ये थे इन चारों के आंसर। अभी तो मैंने बोलकर समझाए हैं, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इनको लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से आंसर अब आपको दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, आपको अपनी नोटबुक में उसी तरह से लिखने हैं। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं सारे आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्राह्मण ने बालक को राजकुल भेजने का आग्रह क्यों किया। इसका उत्तर क्या है, ब्राह्मण ने बालक को राजकुल भेजने का आग्रह इसलिए किया क्योंकि बालक बहुत होनहार था और ब्राह्मण चाहते थे कि बालक अपनी मानसिक उन्नति के लिए राजकुल में जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजसभा में मोम का सिंह क्यों भेजा गया था। इसका आंसर क्या है, राजसभा में मोम का शेर या सिंह राजा नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, एक बार फिर से देखो, राजसभा में मोम का सिंह
राजा नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए भेजा गया था। तीसरा प्रश्न है, बालक ने सिंह को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला? बालक ने सिंह को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए लोहे की शलाकाओं को गर्म किया, जिससे मोम का सिंह पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। चौथा प्रश्न है, राजा ने प्रसन्न होकर क्या किया? राजा ने प्रसन्न होकर बालक चंद्रगुप्त को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। ये हैं आपके आंसर्स। अगली एक्सरसाइज है पाठांश। पाठांश का मतलब आपका जो पाठ है उसमें से एक पैराग्राफ निकाला गया है छोटा सा, तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। तो नीचे दिए गए पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर पूरे कीजिए। उसके बाद प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे तो हम चैप्टर पढ़ ही चुके हैं। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वे चले गए। कौन? ब्राह्मण। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मनंद एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। तो ये 3 लाइनें हैं इस पाठांश में, ये हमने पढ़ ली हैं, इनका मतलब हम जानते ही हैं। अब हम देखते हैं कि प्रश्न कौन से हमसे पूछे गए हैं, उनको हमें आंसर करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, वे बालक को क्या देकर चले गए? वे बालक को क्या देकर चले गए? कौन बालक को क्या देकर चले गए? वे बालक को क्या देकर चले गए? वे बालक को आशीर्वाद देकर चले गए। ठीक है, आशीर्वाद ठीक से लिखना। रा की मात्रा किस पे लगेगी? वा पर लगेगी। ओके बच्चों। सेकंड है, माँ अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर कहाँ पहुंची? तो माँ अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर कहाँ पहुंची? एक दिन राजकुल में या राजसभा में पहुंची। ठीक है। राजा का नाम क्या था? वह कैसा था? राजा का नाम क्या था? महापद्मनंद। अब तक तो याद ही हो गया होगा, मुझे भी हो गया। महापद्मनंद था। और वह कैसा कैसा था? वह निष्ठुर था, है ना, दिल में बिल्कुल उसके दया नहीं थी। और मूर्ख था, बुद्धि भी नहीं थी। और साथ में भयानक भी था, त्रासजनक भी था। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं होता था कब कौन सा डिसीजन ले ले, कब किसको क्या दंड दे दे। तो इस तरह से ये आंसर हमें लिखने हैं। तो आज वीडियो में बस इतना ही। आपका चैप्टर एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली हैं। अब आपको अपने होमवर्क में ये सारी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है। और लिखते समय थोड़ा शब्दों की वर्तनी पर ध्यान दिया करो। होमवर्क में बहुत गलतियां रहती हैं, बहुत गलत शब्द लिखते हो। ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे भाषा की बात, जो इस चैप्टर की हमारी जो ग्रामर रिलेटेड पोर्शन होता है उसकी एक्सरसाइज होती है। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।